So students, today we are going to start with phenols. अब हम phenols की केमिकल रिएक्शंस करेंगे. ओके इसमें भी वैसे जो केमिकल रिएक्शन फिनोल शो करता है उसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. टाइप 1 में क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज होगी फिनोल्स में, या आप ऐसे बोल सकते हो जिसमें फिनोल एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जब क्लीव होगा तो यहाँ से प्रोटॉन निकलता है ना. ठीक है. और फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स. क्यों? क्योंकि फिनोल्स में, जैसे ये आपका फिनोल है, चलो आगे क्वेश्चन आना ही है ये वाला, तब डिस्कस करेंगे. उसके बाद टाइप 2 में क्या होगा, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज होनी है, जैसे अल्कोहल में किया था ना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज वाला. इसमें फिनोल्स में बट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. क्यों? क्योंकि देखो इसमें रेजोनेंस के दौरान कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो ये बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है. तो इसमें जो फिनोल्स होंगे दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. वो ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन के टुवर्ड बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटना हो. और टाइप 3 में क्या होगा, जिसमें अल्कोहल की, जिसमें फिनोल की ये वाली रिंग पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा. एज यू नो दैट ये जो OH ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट शो करवाता है, प्लस आर इफेक्ट. ठीक. तो इसका जो प्लस आर इफेक्ट है उसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको या तो ऑर्थो पे डायरेक्ट करेगा ये वाला ग्रुप, या पैरा पे. तो यू विल गेट टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट. ओके. तो ये 3 तरह की रिएक्शन हमने डिटेल में स्टडी करनी है. टाइप 1 में क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव होना है. ओके. जिसमें फिनोल एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा होगा और किसी न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज पे अटैक करेगा अपने ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू. ओके. टाइप 2 वाले रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, और टाइप 3 वाले रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिनोल्स के केस में. पहले हम टाइप 1 और टाइप 2 डिस्कस करेंगे आज. ठीक है. टाइप 2 में बेसिकली फिनोल बहुत लेस रिएक्टिव होता है, तो उसको तो चाहे ना ही डिस्कस करें. ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा ही है इसमें. ओके. टाइप 1 में जैसे अल्कोहल्स में था वैसा ही वाला पैटर्न चलने वाला है. ठीक है. जैसे टाइप 1 में पहले क्या आएगा, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स. अल्कोहल्स में भी पहले हमने यही किया था, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स. बी, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सी, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड. डी, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजन. ये हेडिंग वही है जो अल्कोहल्स के केस में थी. ओके. तो टाइप 1 में सबसे पहला ए, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, जिसमें हमने एसिडिक नेचर देखना होता है. फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स. ये याद रखना क्यों है वो भी डिस्कस करते हैं. तो जब फिनोल रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है. ये कुछ कुछ ऐसा नहीं रहा लग रहा, जैसे होता नहीं था हम पढ़ते थे, वाटर रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, वैसा ही है. अल्कोहल और फिनोल भी ऐसे करते हैं. अल्कोहल फिनोल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ओके. तो अब जैसे बात कर रहा हूं मैं, फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स. एक्सप्लेन. इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है. जो फिनोल्स है उनके लिए जो के है, व्हाट इज के? डिसोसिएशन कांस्टेंट. किस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट? इस रिएक्शन में जब ये अपना H पॉजिटिव छोड़ के फिनॉक्साइड आयन बनाता है लाइक दिस, इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में आपके पास ये आता है और ये आता है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में आपका फिनोल एसिड. इस रेशियो को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट. फिनोल्स में डिसोसिएशन कांस्टेंट हाई है, अल्कोहल्स में डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होता है. मतलब फिनोल्स में डिसोसिएशन ज्यादा होती है. अगर डिसोसिएशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, फिनोल डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव ज्यादा बनाएंगे, इसलिए हम बोलते हैं फिनोल्स आर मोर एसिडिक. बट इनका फिनोल्स का क्वेश्चन ये उठता है कि फिनोल का डिसोसिएशन कांस्टेंट हाई क्यों है. उसका रीजन ये है कि फिनोल जब डिसोसिएट हो गया ये आयन बनाता है, ये वाला एनायन. इस एनायन को क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड एनायन. ओके. ये जो फिनॉक्साइड एनायन है दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. इसमें इसकी रेजोनेंसेस की वजह से क्या होता है, इसका नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल है. ठीक है. हालांकि अल्कोहल्स के केस में, अगर अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल्स के केस में जो ये वाला एनायन बनता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता जब ये प्रोटॉन छोड़ देता है. तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो फिनोल्स हैं जब वो अपना प्रोटॉन छोड़ते हैं उसकी वजह से जो आपका आयन बनता है दैट इज मोर स्टेबल
दैट्स व्हाई फिनोल जो है वो जल्दी अपना प्रोटॉन छोड़ देते हैं और ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेरिजन टू अल्कोहल्स। ओके, तो ये रीजन है। रीजन में बस आप ये बोल दिया करोगे, अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, आता भी है वैसे कई बार, कि एक्सप्लेन वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, तो अब आपने बताना है कि फिनोल जब डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है तो उसके साथ जो एनायन प्रोड्यूस करता है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसे है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड? आप ऐसे रेजोनेंसेस बना के दिखा सकते हो। ओके, तो ये था टाइप 1 रिएक्शन। टाइप 1 रिएक्शन में क्या होगा, फिनोल्स जो होंगे जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, और ये फिनोल्स जो है इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को ज्यादा जल्दी करवाते हैं अल्कोहल्स के कंपैरिजन में, बिकॉज इस रिएक्शन में मेनली हमने एसिडिक नेचर देखना होता है रिएक्टेंट का, एंड फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। अभी हमने देखा कि क्यों। नाउ अब आगे आता है कि हाउ सब्स्टिट्यूशन कैन इफेक्ट द एसिडिटी ऑफ फिनोल। हम फिनोल्स की एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ऐसा कोई तरीका है? हाँ है। ठीक है, जैसे हमने अभी जाना कि फिनोल्स जो होते हैं वो अल्कोहल से तो ज्यादा एसिडिक होते हैं, बट अगर मैं बोलूं फिनोल्स में भी, ये आपके पास है, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और ये आपके पास है सिंपल फिनोल। अब मैं पूछूं इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, तो ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। वो कैसे पता लगा? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूशन करने से अल्कोहल अल्कोहल के ऊपर, सॉरी नॉट अल्कोहल, फिनोल के ऊपर, फिनोल तो ये हो गया, इसकी रिंग में सब्स्टिट्यूशन करने पे फिनोल की एसिडिटी पे फर्क पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, कितना पड़ता है, अब वो पढ़ेंगे कि हाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। ठीक है, आपको पता है दो तरह के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं या प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ओके, क्लियर? मतलब अगर वैसे बोलना हो, डोनेटिंग का मतलब जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दें, विड्रॉइंग का मतलब जो रिंग से इलेक्ट्रॉन लें। ठीक, और अगर मान लो यू हैव फिनोल, ओके, ऐसा फिनोल है और इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा, अभी मैं पोजीशन नहीं मेंशन कर रहा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? फिनोल जब अपना ये एसिड H पॉजिटिव छोड़ेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा, ज्यादा डिस्पर्स होगा, जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा तो ये जो स्पिनॉक्साइड आयन बनेगा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, अभी इसकी पोजीशन मैंने मेंशन नहीं करी कि ऑर्थो है कि मेटा है कि पैरा है, वैसे जनरली बोल रहा हूँ कि अगर फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो उससे जो फिनॉक्साइड आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। और इस फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी से क्या होता है, व्हाट विल हैपन, आपका जो फिनोल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस पे लगने पे उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, हेंस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक, उसके बाद अगर आपके पास फिनोल है, उसके ऊपर उल्टा वाला ग्रुप लग जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए, जो इलेक्ट्रॉन दे, उससे क्या होगा, उससे आपका फिनॉक्साइड आयन डीस्टेबल हो जाएगा। ये जो बनेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से ये डीस्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो एसिडिक करेक्टर है, एसिडिक करेक्टर वो डिक्रीज कर जाएगा, जो आपका फिनोल है उसका एसिडिक करेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्रुप्स लाइक NO2 CN negative halogens which are electron withdrawing group stabilizes the phenoxide ion by dispersing the negative charge on it। ठीक है, hence increasing the acidic strength of phenols, जिसकी वजह से phenols की acidic strength बढ़ती है। And the effect is however more pronounced at ortho and para positions than meta position with respect to OH group of phenol। वो तो आपको पता ही है, जैसे ये नाइट्रो इफेक्ट, नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप अपना माइनस आर इफेक्ट कब शो करवा पाएगा,
जब वो ऑर्थो पोजीशन पे लगा होगा या पैरा पोजीशन पे लगा होगा विद रिस्पेक्ट टू OH। तो इसलिए ऑर्थो एंड पैरा पे अगर ये ग्रुप लगे हो तो ज्यादा बेटर होता है एज कंपेरिजन टू मेटा। मेटा पोजीशन पे लगने पे भी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करते हैं बट उतना विड्रॉ नहीं करते जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगने पे करते हैं, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे वो माइनस आर इफेक्ट भी शो करते हैं ना अपना। ओके, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप destabilizes the phenoxide ion by intensifying the negative charge density on ring। ये क्या करते हैं, ये फिनोक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करते हैं क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ानी शुरू कर देते हैं। फिनोक्साइड आयन के बनने के बाद ये जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन देके इसको इंटेंसिफाई कर देगा, जिसकी वजह से इसकी जो फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अगर फिनोक्साइड आयन स्टेबल नहीं है तो फिनोल कभी भी वो वाला फिनोक्साइड आयन नहीं बनाएगा। तो क्या होगा, फिनोल अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। या ऐसा बोल लो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के लिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ानी होती है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो रिंग को, तो रिंग इसको इलेक्ट्रॉन देगी, तो ऑक्सीजन को जरूरत महसूस ही नहीं होगी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन लेके मैं इसको प्रोटॉन को बाहर निकाल लूँ। तो अगर ऐसी जरूरत महसूस नहीं होगी तो क्या करेगा, ऑक्सीजन नहीं निकालेगा इसको बाहर। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, वो बेंजीन से रिंग से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, बेंजीन रिंग ऑक्सीजन से छीनेगी, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा ज्यादा। ये क्या करेगा, ये अपना गुस्सा इस बॉन्ड पे निकालेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रख लेगा और यहाँ से प्रोटॉन निकाल देगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो आपके फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, या ऐसा बोल लो प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी को बढ़ाता है फिनोल की। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी को घटाते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि एसिड किसको बोलेंगे, जितना बढ़िया वो, जितना इजीली वो H पॉजिटिव छोड़ सकता है उतना ही बढ़िया एसिड, और जितना कम इजीली वो H पॉजिटिव छोड़ सकता है उतना ही बेकार एसिड। ठीक है, आगे हमारे पास कुछ कंपैरिजंस हैं, वो मैंने यहाँ पे वैसे ही कर दिए हुए हैं, और साथ में आगे लिख दिया हुआ कि इनमें कौन कौन सा फैक्टर लगा है। ओके, इसको बारी बारी से मैं समझाता हूँ। जैसे नाइट्रो ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, कंपैरिजन में देखो ये वाले जो आपके पास फर्स्ट वाला कंपैरिजन है, इसमें देखो जो फिनोल है उसकी सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो ग्रुप से करी गई है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, जैसे यहाँ पे साइड में भी लिखा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप जो है वो माइनस आर इफेक्ट शो करता है और माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और ये इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग भी करवा लेता है फिनोल के हाइड्रोजन के साथ। ठीक, अब जैसे आपको पता है नाइट्रो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि ये माइनस आर इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और माइनस आई इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। दोनों इफेक्ट इसमें जो ये शो करवाता है, ये दोनों इफेक्ट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले हैं। तो इसलिए होता क्या है, फिनोल के ऊपर जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप लगे होंगे उतना ही बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जितनी इसकी कम होगी ये ऑक्सीजन पे प्रेशर डालेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को प्रोटॉन को इजीली रिलीज कर पाएगा। इसलिए जो फिनोल जिसके ऊपर 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं वो मोर एसिडिक है जिसके ऊपर 2 लगे हैं उससे। ठीक है, उसके बाद मैंने देखो नाइट्रो ग्रुप लगाया भी कहाँ पे, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे या दोनों पोजीशन पे। ऐसा करने पे क्या होता है, मैंने क्या बोला था, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस आर इफेक्ट ज्यादा आता है, माइनस आर इफेक्ट शो होता है। अगर नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगा हो तो वो अपना माइनस आर इफेक्ट शो नहीं कर पाता, उस टाइम वो सिर्फ अपना माइनस आई इफेक्ट ही शो करेगा। ठीक है, इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाने पे आपके पास एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई फिनोल की, इसका नेम क्या है, पिक्रिक एसिड। ओके, उसके बाद जब 2 नाइट्रो लगे हैं, एक ऑर्थो पे लगा एक पैरा पे लगा, इसकी एसिडिटी इससे थोड़ा कम है। ओके, अगर आपके पास एक ही नाइट्रो लगा हो, तो जो जिसमें एक नाइट्रो लगा हो, तो उस टाइम अगर नाइट्रो पैरा पोजीशन पे लगा हो तो पैरा पोजीशन पे क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, तो इसलिए जो पैरा पोजीशन है उसकी थोड़ी सी पहले आ गई, नाइट्रो की ऑर्थो वाली दूसरे नंबर पे आ गया एसिडिटी में, और मेटा वाले में माइनस आर इफेक्ट शो ही नहीं करवा पाता नाइट्रो। इसलिए ये इन तीनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसलिए ये तीनों, मेटा वाला सबसे लास्ट में है, और जो फिनोल है वो सबसे एंड में, क्योंकि फिनोल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई लगा ही नहीं है। क्वेश्चन ये उठता है कि हमें पता है नाइट्रो ग्रुप जो है दैट इज माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप, माइनस आर इफेक्ट जो है वो ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे शो हो जाता है। चलो ठीक है,
बट इट इज ऑल्सो माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, और माइनस आई इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस तो नाइट्रो के केस में कम था जब ये ऑर्थो पोजीशन में पे लगा है, तो इट मींस आर इफेक्ट तो दोनों बराबर शो करेंगे, आई इफेक्ट तो ये शो करेगा ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट ये ज्यादा शो करेगा, तो इसको पहले होना चाहिए था, इसको बाद में, बट ऐसा उल्टा क्यों है? ठीक है, उसका रीजन भी एक है। क्या रीजन है? इसमें प्रोटॉन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट इससे इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन जो नाइट्रो ग्रुप है वो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे? अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये +1 में भी आप लोग पढ़ते हो कि ये एच बॉन्डिंग होती है इनमें, एक एक दो तीन एक दो, नहीं ये वाली एच बॉन्डिंग होती है इसमें, नहीं ये, ठीक। तो ये एच बॉन्डिंग होती है इसमें ऐसे, ठीक है। ये प्रोटॉन निकलना मुश्किल नहीं हो रहा क्योंकि ये प्रोटॉन इससे जुड़ा रह जाएगा, तो इसकी वजह से ऑर्थो को पैरा से पीछे रखा। हालांकि लॉजिकली ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है पैरा पोजीशन के कंपैरिजन में, ठीक है, और माइनस आर इफेक्ट तो दोनों का सेम ही है, तो लॉजिकली ऑर्थो वाला आगे होना चाहिए था, पैरा वाला पीछे होना चाहिए था। बट एक्चुअल में हुआ क्या, ऑर्थो पोजीशन पे जो नाइट्रो ग्रुप लगा है वो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन की रिलीज को खुद ही थोड़ा डिफिकल्ट कर दे रहा है। ओके, तो इसलिए आपको पैरा को आपने पहले नंबर पे रखा, पैरा नाइट्रोफिनोल को, और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल को दूसरे नंबर पे रखा। ओके, और मेटा पे तो इसका माइनस आर इफेक्ट शो ही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी थोड़ी कम हो गई, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, इसलिए मेटा को सबसे कम रखा। ओके, तो ये पहले वाला जो ऑर्डर है, ये कंपैरिजन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। अब सेकंड में आपके पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ठीक। मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट कौन सा सब्स्टिट्यूएंट था? ये हाइपर कॉन्जुगेशन करवाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, और ये प्लस आई इफेक्ट भी शो करवाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो फिनोल की एसिडिटी को कम करता है, इसलिए इन सभी में से जो फिनोल है वो सबसे ज्यादा हाईली एसिडिक है, क्योंकि मिथाइल इज दी ग्रुप विच इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन टू द रिंग। और हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा वो डीस्टेबलाइज करेगा फिनोक्साइड आयन को, ठीक है, इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये यहाँ पे बड़ा हमने, एसिडिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो इसलिए फिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक। उसके बाद जो मिथाइल ग्रुप है, मेटा पोजीशन पे अपना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, ठीक है, सिर्फ अपना प्लस आई इफेक्ट शो कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम देगा। बट ऑर्थो और सॉरी पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी शो करेगा और प्लस आई इफेक्ट भी शो करेगा। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, जो कि हम नहीं चाहते एसिडिटी के लिए। ओके, तो इसलिए अगर बात करें तो इन तीनों में से सबसे हाईली एसिडिक कौन है? मेटा, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन कम दिए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ प्लस आई इफेक्ट की वजह से दिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ओके, और जो पैरा है, पैरा में प्लस आई इफेक्ट भी शो होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी शो होगा, तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दिए जाएंगे बेंजीन रिंग को, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग डिस्टेबलाइज हो रही है, क्योंकि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इसमें भी दोनों होंगे, बट इसमें प्लस आई इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे प्लस आई इफेक्ट मैंने बोला, जैसे प्लस आई इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेरिजन टू दिस। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दोनों में बराबर ही है, बट प्लस आई इफेक्ट इसमें ज्यादा है, और प्लस आई इफेक्ट जो है वो डिस्टेबलाइज कर रहा है फिनोक्साइड आयन को, इसलिए इसकी जो एसिडिटी है वो सबसे कम है ऑर्थो वाले की, पैरा वाले की उससे ज्यादा है, मेटा वाले की सबसे ज्यादा है, और अगर ना लगा हो फिर ज्यादा अच्छा है। ओके, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, चाहे इसके साथ मैं यहाँ पे लिख दूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जब बेंजीन के ऊपर OH और मिथाइल ग्रुप दोनों लगे हों उसको क्रिजोल बोलते हैं, इसको बोलेंगे मेटाक्रिजोल, इसको बोलेंगे ऑर्थोक्रिजोल, और पैराक्रिजोल इसको बोलेंगे ऑर्थोक्रिजोल। कॉमन नेम भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ क्रिजोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करो, ऑर्थो मेटा पैराक्रिजोल की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करो, तो मेटा विल बी द मोस्ट एसिडिक वन,
and ortho will be the least acidic one. अब आगे आपके पास है ये नेक्स्ट। अब इसमें मेथॉक्सीफिनोल का कंपैरिजन कर रहे हैं। मेथॉक्सी मतलब फिनोल के ऊपर मेथॉक्सी ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगाओ। अब मेथॉक्सी ग्रुप में एक बड़ी स्पेशल बात है, इसमें ये ऑक्सीजन है जो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करवाता है? माइनस आई इफेक्ट शो करवाता है, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट की वजह से विड्रॉ करेगा ना। बट ये प्लस आर इफेक्ट भी शो करवाता है। प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्या होगा? प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से रिंग डिस्टेबल होगी, फेनॉक्साइड आयन डिस्टेबल होगा। तो इट मींस इसमें एक फैक्टर ऐसा है, माइनस आई फैक्टर ऐसा है जो इसको क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का बनाता है, और प्लस आर फैक्टर इसको इलेक्ट्रॉन गिविंग नेचर का बनाता है। ठीक, तो हमें याद आया कि और मेटा पोजीशन पे तो प्लस आर इफेक्ट शो ही नहीं हो पाता, तो इसलिए अगर आपका मेथॉक्सी ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगा है उस टाइम वो अपना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर शो करेगा ही नहीं, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। ठीक, उसके बाद बट जब ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा है उस टाइम अपना प्लस आर इफेक्ट शो कर देगा, जो कि लेस एसिडिक बनाएगा इसको। बट माइनस आई इफेक्ट जो है वो भी शो करेगा, ऑर्थो पे ज्यादा शो होगा एज कंपेरिजन टू पैरा पोजीशन पे। प्लस आर इफेक्ट दोनों पोजीशन पे बराबर ही होता है। ठीक है, तो इट मींस माइनस आई इफेक्ट दोनों में किसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा, तो इसलिए ये दूसरे नंबर पे आया एसिडिक स्ट्रेंथ में, और पैरा वाला तीसरे नंबर पे आया एसिडिक स्ट्रेंथ में। ओके, क्लियर? ये बिल्कुल समझ के करने वाली चीजें हैं, एक बार आप अच्छे से दिमाग में बैठा लोगे तो आपको आ ही जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपके पास है यहाँ पे एक्स क्या डेजिग्नेट कर रहा है? हेलो को, हेलोजन को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। अब हेलोजन में भी ऐसा ही है, हेलोजन जो है वैसे तो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, आर इफेक्ट में प्लस आर शो करते हैं, और आई इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी बेंजीन रिंग के ऊपर, प्लस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक, तो होगा, बट इनका जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, दोनों में से अगर मैं पूछूं हेलोजन जो है वो बढ़िया तरीके से कौन सी चीज करवाते हैं, वो माइनस आई इफेक्ट है। इसलिए इसके केस में ऑर्थो पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि ऑर्थो में माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। ओके, मेटा दूसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि मेटा में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, इस OH और इस हेलोजन के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे इसमें डिस्टेंस कम है, इसमें डिस्टेंस ज्यादा हो गया, पैरा वाले में डिस्टेंस और ज्यादा हो गया, अल्कोहल और हेलोजन में। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट जैसे जैसे दूर जाता जाएगा ये वाला ग्रुप, वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो इसलिए हेलोफिनोल्स में आपके पास ऑर्डर ये देखने को मिलता है, आपके पास जो ऑर्थो हेलोफिनोल होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, पैरा हेलोफिनोल विल बी दी लीस्ट एसिडिक, और मेटा इन बिटवीन। ओके, अब अगले वाले कंपैरिजन में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आएगा, हालांकि इसमें थोड़ा सा क्रैमिंग वाला भी रीजन जा रहा है, बट आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा अब। ठीक है, वो कैसे? जो प्लस आर इफेक्ट का ऑर्डर होता है, प्लस आर इफेक्ट सबसे बढ़िया पता कौन करवाता है? फ्लोरीन। और सबसे घटिया कौन करवाता है? आयोडीन। और जो माइनस आई इफेक्ट है वो भी प्लस आर इफेक्ट का, प्लस फ्लोरीन का सबसे बढ़िया होता है। तो अगर आप हम कंपैरिजन करें ऑर्थो हेलोफिनोल्स का और हेलोजन को डिफरेंट डिफरेंट करना शुरू कर दें, तो इन दोनों का जो ओवरऑल इफेक्ट निकल के आता है उसकी वजह से क्या होता है, जो क्लोरोफिनोल होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और फ्लोरोफिनोल, क्योंकि फ्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जो ऑर्थो फ्लोरोफिनोल है वो सबसे कम एसिडिक हो जाता है। ठीक है, मतलब फ्लोरीन को टॉप नंबर पे आने का ये डिसएडवांटेज हुआ कि इसके प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये सबसे पीछे आ गया एसिडिटी में, एसिडिटी में, हालांकि इसका माइनस आई इफेक्ट भी सबसे ज्यादा था। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए सबसे पीछे आ गया पोजीशन में। तो ये वाला पोजीशन ध्यान में रखना है। इसमें अगर आपको कोई पूछे कि हेलोजेंस का प्लस आर इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, उसमें फ्लोरीन पहले नंबर पे आता है, बट प्लस माइनस आई में भी फ्लोरीन पहले नंबर पे आता है। ठीक है, तो इन दोनों का कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है कि फ्लोरीन जो है इसका प्लस आर इफेक्ट हाई होने की वजह से जो ऑर्थोफ्लोरोफिनोल होगा दैट विल बी एट द लास्ट पोजीशन। ओके, हालांकि क्लोरीन के केस में वही बात आ गई कि हेलोजेंस में माइनस आर और प्लस आई में से प्लस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, और क्लोरीन के केस में प्लस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा, तो ये सबसे पहले ये वाला आ गया। ब्रोमो का प्लस आई इफेक्ट थोड़ा कम होगा, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो प्लस आई इफेक्ट में तीसरे नंबर पे आता है, तो इसलिए दूसरे नंबर पे। आयोडो का तीसरे नंबर पे। ठीक है,
बट अब आप बोलोगे कि फ्लोरो का तो सबसे पहले नंबर पे था माइनस आई इफेक्ट, बट उसका प्लस आर इफेक्ट भी सबसे पहले नंबर पे है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, ये सबसे एंड में आ गया। ओके, इसलिए इसको याद रख लेना, नहीं तो बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन करते हैं। इसको, इस पॉइंट को ध्यान में रखना, और इसमें भी ये वाले दो फर्स्ट वाले पॉइंट ध्यान में रखना। एंड नेक्स्ट इज, अब जैसे हमने सबसे पहला क्या करा टाइप ए, टाइप वन में ये करा था रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। उसके बाद हम थोड़ा सा चले गए कि फिनोल्स की एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ किस फिनोल की ज्यादा होगी किसकी कम होगी, उसमें हमने ये वाले ऑर्डर पढ़ लिए। ओके, अब टाइप बी, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनोल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करवाते ही नहीं है। ओके, क्यों नहीं करवाते, क्योंकि देखो ये था ना, अगर आप बात करें अल्कोहल, पहले मैं अल्कोहल कैसे शो करवाते हैं उसकी बात करते हैं। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कैसे शो करवाता था, H2SO4 के प्रेजेंस में। ओके, एंड दे फॉर्म एस्टर। ओके, क्लियर। और इसका मैकेनिज्म भी आपको क्लियर है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का कैसे, वो मैं अभी बैक नहीं जाने वाला। phenols are less nucleophilic than alcohols due to resonance stabilization। फिनोल्स के केस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है वो ऑक्सीजन पे नहीं होता, वो रिंग के ऊपर स्कैटर कर जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। और ऑक्सीजन से अटैक करवाना किसी इलेक्ट्रोफाइल पे वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो रही है। ठीक है, या ऐसे बोल लो कि फिनोल्स लेस न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। और जो आपके पास रिएक्शन होता था ना जिसमें अल्कोहल रिएक्ट करते थे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, ठीक, तो उसमें जो अल्कोहल्स हैं वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते थे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, उसके बाद आपका एस्टर बनता था। ठीक है, इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हो। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो हम कभी डिटेल में भी इसको डिस्कस कर लेंगे। बट अभी हमने बोल दिया कि फिनोल्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक इतने होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते, क्योंकि फिनोल का जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो होती ही कम है अल्कोहल्स के कंपैरिजन में, ड्यू टू इट्स प्लस आर इफेक्ट। ओके, जिसकी वजह से फिनोल इतना न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता, तो इतना इजीली अटैक नहीं कर पाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड को। ओके, क्लियर। जिसकी वजह से क्या होगा, इट फेल्स टू अटैक ऑन द प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एस्टर। इसलिए आप बोल दोगे कि फिनोल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करवाता इन ऑर्डर टू फॉर्म एस्टर। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। जैसे फिनोल रिएक्ट करते हैं, सॉरी जैसे अल्कोहल रिएक्ट करते हैं वैसे ही फिनोल भी रिएक्ट करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ और एसिड एनहाइड्राइड के साथ। ये रिएक्शन वैसे ही है जैसे यहाँ से Cl गया एसिड क्लोराइड का, फिनोल का H गया, ये दोनों मिलके HCl बना के बाहर, और ये यहाँ से जुड़ गए, ये बन गया आपके पास। ठीक है, अगर फिनोल जो है वो रिएक्ट कर रहा है एसिड एनहाइड्राइड के साथ तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा, ये वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा उठ के यहाँ पे लग जाएगा, और ये जो H निकला है ये बाकी बचे पार्ट के साथ जुड़ के ये वाला एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे। ओके, और अगर आपके पास फिनोल है, ओके ये आपका फिनोल है, ठीक, फिनोल जो है किसी एसिड क्लोराइड के साथ एसिड वाले के साथ रिएक्ट कर रहा है जिसके साथ बेंजीन रिंग लगी है, तो उस टाइम आपको एक्वस NaOH यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक्वस NaOH क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्वस NaOH की वजह से ही ये रिएक्ट हो पाएगा, ये वाला आपके पास जो एसिड क्लोराइड आपने लिया है जिसके ऊपर अराइल ग्रुप लगा है। ओके, उस टाइम ये पिरिडिन काम नहीं आएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, दैट इज एक्वस NaOH। ओके, तो इसके केस में भी होगा वही, ये इसका H गया इसका Cl गया और ये यहाँ से दोनों क्लब कर गए, यू विल गेट एस्टर, आपके पास एस्टर बन गया और HCl इज लिबरेटेड एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, और जब आप एक्वस NaOH को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ये जो हम रिएक्शन करवा रहे थे जिसमें एस्टर फॉर्म होता है, क्लियर, तो उसको बोलते हैं स्कॉटन बॉमन रिएक्शन। ओके, ये नेम रिएक्शन की एक टाइप होगी। नेम रिएक्शन कई बार ऐसा उठ के भी आ जाती हैं, तो आप ऐसे बोलोगे जब फिनोल्स को अगर आप किसी अराइल एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करवाओ, इसको क्या बोलेंगे, अराइल एसिड क्लोराइड, देन यू हैव टू डू इट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। जो वीक बेस है उस टाइम वो काम नहीं कर पाते। ओके, उस टाइम एस्टर बनाने के लिए आपको यू नीड टू
put a strong base, okay, like aqueous NaOH, that reaction is called as the Schotten-Baumann reaction. ओके दैट्स इट। ये वैसे रिएक्शन अल्कोहल जैसी ही है, जैसे अल्कोहल में रिएक्शन होती है वैसे ही है। उसके बाद आपके पास टाइप डी और टाइप 1 में आता है डी, रिएक्शन विद ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, ये जैसे अल्कोहल में होता है वैसे ही है। ठीक, आपके पास जो फिनोल होगा जब वो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से एक्ट करेगा तो होगा क्या, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप है और फिनोल का जो ये एच निकलेगा, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म एल्केन। ओके, और जो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का एमजीएक्स बचा और इसका जो फिनॉक्साइड आयन बचा, ये दोनों आपस में मिलके बना लेंगे ये वाला एज अ बाय प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे फिनोल, अब ये ग्रिग्नर्ड रिएजेंट में मिथाइल ग्रुप लगा है तो आपके पास कौन सा एल्केन बना, यू गॉट मीथेन, और बाकी जो आपके पास यहाँ से फिनॉक्साइड आयन बना बचा वो इसके साथ जुड़ के क्या बना गया, ये बाय प्रोडक्ट। दैट्स इट। उसके बाद आते हैं टाइप 2 रिएक्शन पे। फिनोल्स कौन कौन से टाइप 2 रिएक्शन शो करते हैं। टाइप 2 में जैसे हमने पहले पढ़ा, इसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटना है, बट फिनोल्स के केस में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटना बड़ा मुश्किल है। ओके, बट फिर भी अंडर विग्रस कंडीशंस थोड़े बहुत रिएक्शन करवा देता है फिनोल, ऐसे वाले टाइप के भी। जैसे इनमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। इस एक तरह के याद ही करने हैं आपने ये रिएक्शन। ठीक, फिनोल्स जैसे अभी टाइप 2 की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH बॉन्ड इन फिनोल्स। फिनोल्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड दीस रिएक्शंस। इस टाइप के रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं फिनोल्स। इसमें आगे 3 टाइप्स के रिएक्शन जो अभी हमने बोले। पहला, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, फिनोल PCl5 के साथ रिएक्ट करता है सिर्फ। ओके, उस तब भी बनाता है क्लोरोबेंजीन, वो भी बहुत कम, बड़ा ही माइनर सी क्वांटिटी में। ठीक है, उसके अलावा वो ये क्या बनाना शुरू कर देता है, ये वाला वेस्ट वाला प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें भी देखो ये फिनॉक्साइड आयन इससे निकला हुआ है, ये भी फिनॉक्साइड आयन है, ये भी फिनॉक्साइड आयन है। तो होता क्या है, उल्टा ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनाना शुरू कर देता है ये। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, तो इट मीन्स अगर क्लोरोबेंजीन आप इस मेथड से बना रहे हो, इस वाले मेथड से, तो मतलब मजा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत कम बनेगा, वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी, ऐसी इंडस्ट्री तो डूब जाएगी आपकी अगर आप इस ऐसे क्लोरोबेंजीन बनाने शुरू कर दिया आपने। ठीक, अब रिएक्शन विद अमोनिया ये थोड़ा ठीक है, जब अल्कोहल अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तब आपको कंडीशनें थोड़ी विग्रस रखनी पड़ती हैं, हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है और साथ में हाई प्रेशर रखना पड़ता है और साथ में लुइस एसिड भी डालना पड़ता है। उस टाइम आपका जो OH है वो अमोनिया का NH2 ग्रुप जो निकलता है उससे रिप्लेस हो जाता है एंड यू विल गेट दिस इज एनिलीन। ठीक है, अगर आपको कोई बोले हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल टू एनिलीन, तो ये एक मेथड हो सकता है। ओके, अगर एक और है, इसमें रिडक्शन होगी। अगर आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवा दो फिनोल की, तो आपको थोड़ा हीट करना पड़ेगा, यू विल गेट बेंजीन, और जिंक और ऑक्सीजन मिलकर जिंक ऑक्साइड बना देंगे। यहाँ से जो एच बचा वो बेंजीन रिंग के ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे C होता है, यहाँ पे बेंजीन में CH होता है ना, तो ये H यहाँ से निकल के यहाँ पे चला जाएगा, यू विल गेट बेंजीन। दैट्स इट। ठीक है, तो ये टाइप 2 की रिएक्शन। टाइप 3 में क्या करेंगे हम, टाइप 3 में फिनोल के ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जो कि ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट टाइम करनी है इन डिटेल। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे।